मेरा नमस्कार। आज हम लोग जिस विषय पर बात करने वाले हैं, अभी तक आपको फार्माकोपिल फीलिंग की बात हम लोग कर रहे थे, दवाइयों की बात है। तो जो दवाइयाँ हैं वो आपको जाननी चाहिए थोड़ी बहुत कि हम उसको कैसे उपयोग कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हमारी होती हैं। लेकिन जब हम नॉन फार्माकोपिल फीलिंग की बात करते हैं एंड हाउ इट इज़ इफेक्टिव एंड जस्ट वी आर सेइंग दैट द मर्मा साइंस एंड द मर्मा थेरेपी इज़ द नीड ऑफ द आवर। बहुत ज़रूरी है आज ये ज़रूरी है कि देखते हैं हम लोग कि व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट एनी डिजीज, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी, सारी चीज़ें करने के बाद भी द नेट गेन इन टर्म्स ऑफ द ट्रीटमेंट इज़ वेरी लिमिटेड। आप समझ रहे हैं हमारी सब चीज़ों के विषय में कि यदि कोई भी चीज़ है हम डायग्नोसिस बना भी लेते हैं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ द रिलीफ और इन टर्म्स ऑफ द क्योर इट इज़ वेरी लिमिटेड। हम सभी जानते हैं कि हमें रोज़ दवाई खानी है, ये सारी चीज़ें करनी है, लेकिन क्या हमारे पास इसका हम सारी चीज़ें कह रहे हैं कि भाई ये गलत है, ये चीज़ नहीं हो रही है, ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन कुछ आंसर है नहीं हमारे पास। तो व्हाट इज़ द आंसर? तो उसके आंसर की हम लोग बात कर रहे हैं कि जस्ट वी हैव आई हैव टू स्टार्ट इधर आई हैव टू स्टार्ट विद द फ्यू केसेस सक्सेसफुली ट्रीटेड विद द मर्मा थेरेपी। देखिए, जब भी हम किसी चीज़ को अडॉप्ट करते हैं तो हम उसके स्कोप और लिमिटेशन को जानते हैं कि यदि हम ये मोबाइल खरीदते तो हमें पता है इसमें कितने पिक्सल का कैमरा होना चाहिए है, क्या क्या कर सकता है इससे, ये सारी चीज़ें जानते हैं ना। तो ऐसे ही व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द मर्मा साइंस एंड मर्मा थेरेपी, जस्ट वी हैव टू नो द एफिकेसी एंड द स्कोप ऑफ दिस मर्मा साइंस। देखिए, बेसिकली आई एम ए मैन ऑफ आयुर्वेदिक सर्जरी। तो सर्जरी का आदमी हो तो सर्जरी की बात से आपको शुरू करता हूँ कि उससे क्या क्या चीज़ें ठीक हो सकती हैं। जस्ट यू कैन सी ए केस ऑफ द कीलॉइड। Each and everyone is knowing that the keloid का क्या है, it is a hypertrophied scar whenever there is wound or the injury or discontinuation of the skin। ठीक है, तो उसमें क्या करना होता है? Just we have to go for the excision of the keloid and then we have to give the full thickness graft। ठीक है, यही तो ऑपरेशन होता है इसका। तो एक केस मैं आपको दिखा रहा हूँ, पायलट केस है ये। हम लोगों के पास एक केस आया था और इसमें तारकोल को गर्म करने के लिए छत में डाल रहा होगा अपने ना कहीं पे, कि भाई तारकोल गर्म किया और उसको छत में कहीं बंद करने के लिए, कोई जहाँ से पानी गिरता होगा उसको बंद करने के लिए पैर उलझा और वो सारा तारकोल उसके शरीर पे गिर गया। आप देख सकते हैं क्या किया गया, एम्पुटेशन किया गया उसके हाथ का, और ये पूरे के पूरे फोर आर्म पे ये स्किन ग्राफ्ट की गई। और कहां से ली गई स्किन? थाई से, ठीक है। बट देयर वाज ए टेंडेंसी ऑफ कीलॉइड फॉर्मेशन इन दैट पर्सन। तो क्या हुआ कि जहां डोनर साइट है वहां पर भी क्या हो गया, कीलॉइड फॉर्मेशन हो गया। अब इसके लिए हमारे पास कीलॉइड इसके लिए नहीं आया, हमारे पास किसके लिए आया? एपिसोडिक, जो उसमें ईचिंग थी, बर्निंग थी, और उसमें बहुत सारा, आप जानते हैं कि जब व्हेनेवर देयर इज कीलॉइड तो उसका क्या सिम्टम होता है? जरा सा गर्म होगा तो भी उसमें दिक्कत होगी, जरा सा ठंड होगा तो उसमें होगा, कोई डस्ट पार्टिकल लग गया तो उसमें होगा, कोई इरिटेंट होगा तो उसमें होगा। तो एपिसोडिक जो उस नेचर की चीज़ें हैं, जो सिम्टम्स थे उनके लिए वो हमारे पास आया। तो हम लोगों ने क्या किया, जस्ट वी हैव गिवन द स्टिमुलेशन ऑफ द रीजनल जो मर्मा पॉइंट्स हैं, जिस जगह पे है उस जगह के कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स उनको स्टिमुलेट किया एंड ही गॉट द ट्रिमेंडस रिस्पॉन्स। देखिए, जो भी मैं आपको बात बता रहा हूँ ये बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड है, 100% डॉक्यूमेंटेड, और इस समय पूरी दुनिया इसको मान रही है और पूरी दुनिया इसमें हजारों आदमी इस पे काम कर रहे हैं, जो इन चीज़ों पे सारी चीज़ें हम लोग MD करा रहे हैं, PhD करा रहे हैं, बहुत सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्सेज हो रहे हैं और कई यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में हम लोगों ने इसको डाला हुआ है। द अनदर केस, देयर इज ए कीलॉइड फॉर्मेशन फोर आर्म में। आप देख सकते हैं राइट फोर आर्म है, कितना बड़ा कीलॉइड है, अच्छा दिख रहा है, 6 इंच से 6-8 इंच का कम से कम होगा, ठीक है ना। और इसका भी क्या, इसका ट्रीटमेंट है द एक्सीजन एंड देन द ग्राफ्टिंग, स्किन ग्राफ्टिंग। और ये मैं नहीं समझता कि हम सारी चीज़ें OPD में कर सकते हैं, ये स्पेशलाइज्ड काम है। तो स्पेशलाइज्ड काम है तो क्या है, इसके लिए किसी न किसी प्लास्टिक सर्जन की जरूरत पड़ेगी हमें, ठीक है, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। और मैं समझता हूँ आजकल ये खर्चा कितना है, सरकार में तो हम लोग कर भी देंगे अस्पतालों में अपने, है ना, लेकिन बाहर आप जाएंगे तो कई लाख रुपए का खर्चा है, ठीक। और कॉस्मेटिक एस्पेक्ट से, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फोर आर्म पे है और कॉस्मेटिक एस्पेक्ट में ये लाखों रुपए का है।
अब इसको आप एक एक करके देखना जरा सा, ठीक है, मैं आपको एक एक करके दिखा रहा हूं। अब इसमें क्या डिफरेंस है, देयर इज जो जो रिजेस है वो ज्यादा आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, जो बीच का टिश्यू है वो कम दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इसमें कोई बता सकता, ये 6 महीने की लिखा हुआ है, 6 महीने का कोर्स है, 6 महीने 7 महीने के बाद की स्थिति। हमने क्या किया, इसके हिस्से के अभी जो मैं मर्म के बिंदु बताऊंगा उसके आसपास के मर्मों को स्टिमुलेट करने की टेक्निक उसको बता दी, ठीक है, क्या करना, कितनी बार दबाना है, कैसे करना है, क्या करना है। एंड जस्ट वी हैव गिवन ए सिंपल मेडिसिन, कांचनार गुगुल एंड द आरोग्यवर्धनी वटी, ठीक है। उससे ये पूरा ठीक नहीं होता, छोटी मोटी चीजें तो ठीक होती हैं लेकिन इतना बड़ा कीलॉइड कभी ठीक नहीं होता है। एंड इट इज नॉट डॉक्यूमेंटेड, कहीं भी ये डॉक्यूमेंटेड नहीं है कि भाई ये इसको ये ठीक हो सकता है, ठीक है। बट विद द हेल्प ऑफ दिस मर्मोथेरेपी जस्ट यू कैन सी द डिफरेंस, ठीक है। ये आप इसको मैं फिर एक बार दोबारा से चला के दिखाऊं आपको। सर इसमें कुछ लोकल एप्लीकेशन कुछ नहीं है, कुछ नहीं, जो मैं जो हमने किया वो हम आपको है, तभी तो वही बता रहे हैं। अभी आप इसको देखिए, अभी हम आपको ये बता रहे हैं कि ये मोबाइल क्यों खरीदना है, ठीक है। अभी तो हम वो बता रहे हैं कि ये मोबाइल आपको क्यों खरीदना है, कितने का है, क्या है, कैसा है, फिर बाद में बताएंगे, ठीक है। अभी आपको ये जानना है कि मर्म चिकित्सा व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये क्या कुछ चीजें अभी मैंने सिर्फ वो केसेस बताए कि जो आपको बीइंग ए सर्जन मुझे पता है कि ये ठीक नहीं हो सकता, ठीक है, बिना सर्जरी के ठीक नहीं हो सकता, आपको पता है कि ये ठीक नहीं हो सकता, कुछ नहीं। अब आप देखिए ना, कंपेयर कर सकते हैं, एक बार फिर उसको ठीक से देख लीजिए, ठीक है। द अनदर केस, नॉन यूनियन ऑफ द फ्रैक्चर, ये हमारे पास केस आया, देयर वाज ए फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमरस शेफ्ट, ऑनले ग्राफ्टिंग वाज डन, ठीक है, ऑनले प्लेट लगाई गई, एंड जस्ट यू कैन सी आफ्टर 1.5 year of the internal fixation there was potential gap between these two fragments, ठीक है, बीच में दिख रहा है आपको। और डेढ़ साल बाद भी जब ये ठीक नहीं हुआ तो ये कहा गया कि भाई इलियक क्रेस्ट से बोन ग्राफ्ट लेंगे एंड देन वी हैव टू दोबारा करके गए। वो आप जस्ट यू कैन सी द डेट्स, एक्सरे की डेट्स भी आप देख सकते हैं नीचे, ठीक है। तो उसमें बोन ग्राफ्ट लगाया, उसके बाद भी देयर वाज नो चेंज, ठीक है। उसमें भी फिर तीसरी बार जब करने के बाद कहा कि हमें क्या करना पड़ेगा, जस्ट वी हैव टू रिमूव द ऑनले प्लेट एंड रिपोजिशनिंग करनी पड़ेगी और इंटरनल कोई फिक्सेशन करना पड़ेगा इंट्रामेडुलरी, ठीक है। तो लड़की थी 18-20 साल की लड़की है, उसने मना किया कि भाई तीसरी बार ऑपरेशन नहीं करानी। तो हम लोगों ने क्या किया, अगेन जस्ट वी हैव गिवन द स्टिमुलेशन ऑफ मर्मा रिलेटेड विद दिस रीजन, ठीक है, इससे संबंधित को किया। एंड ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, आप जानते हैं कि लॉन्ग बोन्स में कितना 45 डेज में, ठीक है, ह्यूमरस में 45 डेज, यदि टिबिया में होगा या फीमर में होगा तो इट विल टेक 90 डेज, है ना। उस हीलिंग टाइम में, विद इन टाइम में जस्ट यू कैन सी डेट्स, जस्ट यू कैन सी द डेट्स, दिख रहा आपको, देयर इज कंप्लीट हीलिंग, देयर इज नो गैप बिटवीन दीज टू फ्रेगमेंट्स। और हम क्या कर पाए, इसके सहायता से हम क्या कर पाए, हम उसका एक ऑपरेशन बचा पाए और उसकी हीलिंग को हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। तो एक इट इज वेरी गुड कंट्रीब्यूशन। तीसरी चीज मैं आपको दिखा रहा हूं, ऑटोसोमल रिसेसिव कंजेनिटल इक्थियोसिस। कितने लोगों ने केसेस देखे, सब लोगों ने देखे, सबको मिले केसेस, कोई है इलाज, कोई नहीं इलाज, हमारे पास भी इलाज नहीं है दवाइयों से, हमारे पास भी इलाज नहीं। यदि हम आयुर्वेद की दवाइयों से करें तो शोधन भी करते हैं तो पता लगा फिर हो जाता है, ये हो जाता है। तो हम लोगों ने क्या किया, अगेन जस्ट वी हैव गिवन सम मेडिसिन। मेडिसिन क्यों देनी पड़ती है इसमें, जस्ट एज ए प्लेसिबो। कई बार क्या होता है कि हम ये मैं भी आपसे कहूँ कि भाई यदि इसको ऐसे ऐसे 10-20 बार दबाएंगे या ठीक होगा, तो आप कहेंगे क्या बेवकूफ़ी की बात है, मैं एम्स में दिखा दिया मैंने, तो सब यू आर द मेडिकल स्टूडेंट,
ठीक है, तो कोई भरोसा नहीं था। तो उसको क्या करते हैं, 2-3 दवाइयाँ जो कि सुबह दोपहर शाम करनी, और जब दवाई खानी, दवाई के विदिन 15 मिनट्स आपको ये इसकी कंप्लायंस करनी है, इसको करना है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है, नहीं तो आपको इसकी कंप्लायंस कैसे हो। और जस्ट यू कैन सी, और हम उसको अभी तक देख रहे हैं, इसके बाद भी हम लोग देख रहे हैं, और करीबन कई सालों से उसको देख रहे हैं। नाउ ओनली ड्राइनेस इज देयर। इक्थियोसिस को मुझे बताने की जरूरत नहीं, कंजेनाइटल इक्थियोसिस को आपको बताने की जरूरत नहीं, यू नो ईच एंड एवरीथिंग। उसकी इटियोपैथोजेनेसिस जानते हैं, जेनेटिक है कैसे जानते हैं, कंजेनाइटल है कैसे जानते हैं, वो सब आप लोग जानते हैं। अब सिर्फ सिंपल किससे काम चल जाता है उसका, सिर्फ ये कोकोनट ऑयल। तो कोकोनट ऑयल रोज बच्ची लगाती है, ड्राइनेस जो है स्किन खत्म हो जाती है, स्केलिंग नहीं है, और उसमें ब्लीडिंग नहीं होती, रिजेस फटती नहीं है, ईचिंग नहीं है, एंड शी इज डूइंग ईच एंड एवरीथिंग वेरी वेल। पहले क्या करती थी, यहाँ तक कपड़े पहनती थी, पूरा ढक के रखती थी, यहाँ से पूरा तक पहन ही नहीं सकती थी सारा, अब हाथों में ग्लव्स, पूरा फटी हुई जैसे कि फिश स्किन होती है वैसा इसका स्टेटस था। अगेन द एवास्कुलर नेक्रोसिस। एक ऑर्थोपेडिक सर्जन भी है कोई हमारे पास यहाँ, ऑर्थोपेडिक सर्जन उसमें लिस्ट में नाम है, कोई है हमारे, डॉक्टर जोशी, कोई नहीं आए, उनका नाम है। तो ये एवियन हम जानते हैं, एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हेड ऑफ फीमर, ये ठीक होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। इज इट पॉसिबल फॉर एवरीवन टू बेयर द एक्सपेंस ऑफ दिस ऑपरेशन? नहीं। और कितने दिन बाद इसको दोबारा करना पड़ता है ये आपको पता, अगेन आफ्टर 10 years जस्ट यू हैव टू गो फॉर द अनदर इम्प्लांट, ठीक है। दूसरा इम्प्लांट आपको डालना पड़ेगा 10 साल के बाद। यदि कोई 20 साल का बच्चा है तो 20 साल के बच्चे को अपनी पूरी लाइफ में कितनी बार कराना पड़ेगा, कम से कम 4 से 5 बार कराना पड़ेगा। इट इज नॉट पॉसिबल। तो हम लोग क्या करते हैं उसमें भी, अगेन जस्ट वी आर डूइंग। तो पेन कितनी देर में खत्म हो जाता है, पेन और मूवमेंट कितनी देर में, जितनी देर में मैं आपसे बात कर रहा हूँ उतनी देर में एवास्कुलर नेक्रोसिस का पेन कम हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। जितनी देर में मैं आपसे बात कर रहा हूँ इतनी देर पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल। इतनी देर में तो पैथेडिन या रोबिनेक्स लगा के इंटरविनस भी देंगे तो भी नहीं ठीक होगा, ठीक। बट इट गिव्स इंस्टेंट रिस्पॉन्स इन दिस कंडीशन, ठीक। तो ये आप समझ सकते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण चीज है। और पोस्ट कोरोना मैंने करीबन 25-30 केसेस मेरे पास एवास्कुलर नेक्रोसिस के केसेस हैं। सर एक क्वेश्चन था ना जी, कि जैसे एवास्कुलर नेक्रोसिस में जैसे एक मेरी रिलेटिव है, उनको हुआ है, तो उन्होंने ऑपरेशन तो कराया मैक्स में, उसके बाद फिजियो भी चल रही है, लेकिन जो रिकवरी है कहाँ है वो? चलो दिल्ली। मैं आपको एक टेक्निक बता दूंगा, आप कीजिएगा, जी, वही जी, रिस्पॉन्स हाँ। आएगा, ठीक है। आज ही आप मुझसे पूछ लीजिएगा, सिर्फ सिंपल एक पॉइंट बताऊंगा, उसका रिस्पॉन्स आप देखिए, ठीक है। तो मैं अभी आपको एक पूरा फुल स्टडी भी इसकी दिखाऊंगा, एवास्कुलर नेक्रोसिस, जिसको हम 18 साल से, बच्चे ने बीटेक कर लिया है और नौकरी में आ गया, और हमने 6 साल की उम्र में उसको शुरू किया था। तो कितनी साल से हम उसके एक्सरेज और सारे कलेक्ट कर रहे हैं, 12 years। कम से कम इतने साल का फीडबैक है मेरे पास, है। तो वो सारी चीजें देखिए, तभी हम इतने कॉन्फिडेंस से आप लोगों के सामने ये बातें रख सकते हैं, नहीं तो ये बातें कहीं नहीं, कहने वाली बातें हैं क्या ये? कोई कहेगा ये कुछ ना सुनने वाली बात है, ना कहने वाली बात कि एवास्कुलर नेक्रोसिस में पेन भी ठीक कर सकते हैं, या आप इसको रिजर्वेशन की का कोई प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑल दीज केसेस आर रिलेटेड विद द एवास्कुलर नेक्रोसिस। अब ये मर्म क्या होता है, इसके विषय में मैं थ्योरी कुछ नहीं बताऊंगा, ये इट इज सिंपली प्रैक्टिकल। द पार्ट विच आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, which are very important and seat of the vital energy, when it is they are injured, person may die। और यदि इसमें चोट लगती है तो आदमी की डेथ हो जाती है, डेफिनेट होती है डेथ, ठीक है। उस पर चोट लग जाएगी तो आपने कभी कानपुर का कोई रहने वाला है इसमें? कानपुर के एज क्या है आपकी? है हाँ 50 साल पहले वहाँ एक कनपटी मार हुआ करता था आसपास के एरिया में। आपने सुना? नहीं सुना? आपने नहीं सुना। हम जब छोटे थे 8-10 साल के, तो एक कनपटी मार उस रीजन में था। वो क्या करता था, कनपटी पे मारता था, आदमी को मार देता। कनपटी पे कुछ एक लोहे की उसके पास एक रॉड जैसी थी, वो कनपटी पे एक जगह पे मारता था, मर जाए। तो कनपटी मार का मतलब क्या, वहां पे एक पॉइंट है जहां पर चोट लगेगी तो आदमी मर जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो ये ऐसे पॉइंट्स हैं। और ये मेडिकल साइंस में, हमारे आयुर्वेद में भी सिर्फ इतना लिखा है
कि मेडिकल साइंस के तौर पे हम लोग यूज नहीं करते थे उसको, कभी यूज नहीं करते थे। आयुर्वेद में मर्म चिकित्सा को चिकित्सा के रूप में उपयोग नहीं किया जाता था। जब हम लोग पढ़ते थे 76 में, तो हम लोगों को ये इन्फॉर्मेशन थी कि भाई यहाँ पे चोट लगेगी तो ऐसा हो जाएगा, इसमें ये होगा तो ऐसा चोट होगी तो ऐसा हो जाएगा, इसकी यदि इस द जंक्शन ऑफ द नेक एंड द हेड पे होगा तो आदमी की नेक ऐसे मूव करती रहेगी, कभी स्टेबल नहीं होगी, चल मूर्धा उसको कहा था। तो हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन थी, ट्रीटमेंट के लिए कहीं नहीं लिखा। लेकिन जब हम लोग 91 में पढ़ते पढ़ते बीएचयू में सर्जरी में गए तो हम लोगों को पढ़ाया गया कि ड्यूरिंग सर्जिकल इंटरवेंशन you have to take care of these murmur points. If you are not taking care of these murmur points, a lot of complications may be there or person may die. फिर डराते थे हमको कि भाई ऑपरेशन यहाँ पे इंसिजन नहीं देना है, यहाँ पे कोई स्टैब नहीं करना है, यहाँ पे कोई इंजेक्शन नहीं लगाना है, इन पॉइंट्स को सेव करके आपको ऑपरेटिव प्रोसेस करना है। लेप्रोटमी करनी है तो अम्लाइकस को बचा के करनी है। यदि हम लेप्रोटमी कर रहे हैं, मिड लाइन नहीं करनी है, राइट पैरामीडियन से करनी है, लेफ्ट पैरामीडियन से करनी है, तो वो वैसे करना है। यदि हमें इनग्वाइनल में इंसिजन देना है तो इस पॉइंट पे इंसिजन नहीं देना है। इस ढंग की इंफॉर्मेशन हमारे पास थी, बट वी डोंट हैव द प्रॉपर, ये सिस्टम नहीं था कि स्टिल मेडिसिन। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, जस्ट वी हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन द रेट्रोग्रेड। तो हम लोगों ने कहा कि जैसे यदि मैं आपसे कहूँ कि ये घंटी है, इस घंटी को इस बटन के खराब होने से घंटी बजनी बंद हो जाएगी, तो इसका मतलब क्या, यदि हम इसको ठीक करेंगे तो घंटी बजनी चाहिए। ठीक है, ये सिद्धांत रूप से बिल्कुल ठीक है। तो हमने इस पर काम करना शुरू किया। हमारे पास 107 मर्म बिंदु, शरीर में कितने मर्म होते हैं, 107, नोट कर लीजिए, 107 मर्म स्थान होते हैं। 107 को जानने की जरूरत नहीं, मुश्किल से 10 आप सीख लेंगे, 5-7 तो आपको यहाँ से सीख के ही जाने हैं, जिसका रिस्पॉन्स आपको आएगा। तो हमने जो देखा कि जिस पॉइंट पे चोट लगने से जो कुछ होता था, अब जब हम लोगों ने उसको करके देखा, पता लगा उसमें रिलीफ मिलने लगा। तो पहले तो हमें लगता था डर कि भाई नई चीज कर रहे हैं तो कोई 307 302 की धारा जरूर लग सकती है इसमें। ठीक है भाई, आप जिस चीज को छूने से आदमी मरता है, आप उसको कुछ कर रहे हो तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ कर रहे हो। क्यों कर रहे हो, आउट ऑफ द वे क्यों जा रहे हो, बिना प्रोटोकॉल के क्यों जा रहे हो। तो वर्षों तक बिना किसी को बताए काम करना शुरू किया। पहले तो अपने पे किया, सब कुछ चीजों को देखा कि ये कहाँ पे होते हैं, कैसे आइडेंटिफाई किया, उसकी लोकेशन देखी, हाउ इट इज पॉसिबल। मैं एक आध पॉइंट दिखाऊंगा कि कितने ब्यूटीफुली दे आर सिचुएटेड ऑल ओवर द बॉडी। हम शरीर में कैसे मर्मों को जानते हैं, उसका भी एक विज्ञान है। तो उसको हम ये मर्म कहते हैं। तो ये जो सिद्धांत है कि कैसे रिट्रोग्रेड हम लोगों ने काम किया कि उस पर चोट लगती है तो उसको स्टिमुलेट करने की कोशिश की, और स्टिमुलेट करने की कोशिश की तो लोगों ने कहा कि जी इसको आपने किया तो कल आपने इसको छुआ था, इसको दबाया था, तो उसके बाद तो ये चीज ठीक हो गई, इससे ये हो गया। तो हमें लगा कि यार कुछ तो है इसमें। चुपचाप रहे, नोट करते रहे, उसको साइंटिफिकली एनालाइज किया, उसको एनाटॉमिकली देखा, सर्जिकली देखा, उसको अपने जो ओल्डर सिस्टम है उससे मिला के देखा। जब सब जगह तैयार हो गया तो उसको लिखना शुरू किया। एंड आई हैव रिटन 6 बुक्स, और इन किताबों का दो का तो पॉलिश में ट्रांसलेशन है, एक जापानी में ट्रांसलेशन है, एक गुजराती में ट्रांसलेशन है, अभी इसका पंजाबी में ट्रांसलेशन हो रहा है, और लगभग 12 विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में इसको एज ए सिलेबस में इसको ये इस्टेब्लिश हो गई है साइंस। ठीक है, तो जब इसको हम लोगों ने किया तो पहले डर की किया, 91 से काम करना शुरू किया, 91 से, और 2007 में पहली बार इसका पब्लिकेशन किया एक पेपर का। ठीक है, तब जाके इतना, तो 1999 से लेकर 2007 तक कितना समय हो गया, लगभग 18 साल, 17-18 साल, 17 ईयर्स बिना किसी को बताए, डर के मारे कि हमें खुद ही समझ में नहीं आता था कि ये हो क्या रहा है, और यदि कुछ गड़बड़ हो गया तो कोई आदमी छोड़ेगा नहीं। सर ये एक्यूप्रेशर से डिफरेंट है सर? इट इज इंटायरली डिफरेंट। उसका भी डिफरेंस बताऊंगा कि कैसे, हाउ इट इज डिफरेंट। तो जैसे मैंने कहा, एनी ट्रॉमा टू दीज प्लेसेस में लीड टू डेथ और मेनी अदर कॉम्प्लिकेशन रिगार्डिंग द फिजियोलॉजिकल फंक्शन एंड एनाटॉमिकल कॉन्फ़िगरेशन। तो या तो कहीं एनाटॉमी उसकी खराब हो जाती थी या फिजियोलॉजी डेथ हो जाती थी। तो डेथ, व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द डेथ, तो डेथ को हम 2 तरह से एनालाइज करते हैं कि वन इज फिजियोलॉजिकल डेथ। यदि इस थंब की डेथ है, इसका मतलब या तो ये खराब हो गया, ठीक है, डिके हो गया, इसका कुछ भी हो सकता है, गैंग्रीन हो गया, कुछ हो गया, या तो एक तो डेथ हो गई। दूसरा क्या, फंक्शनल डेथ का मतलब क्या है, एबडक्शन नहीं होगा, एडक्शन नहीं होगा, सर्कमडक्शन नहीं होगा, फ्लेक्शन नहीं होगा, एक्सटेंशन नहीं होगा, यही तो है। तो यदि अंगूठा दिखाई दे रहा है ठीक, हाथ ठीक दिखाई दे रहा है आपको पूरा का पूरा, सिर्फ इतना पूरा, अब पैरालिसिस है, तो C5 C6 के रूट पे जहाँ पे जंक्शन है, अब पॉइंट है, वहां पर क्या है, वहां पे चोट लग गई, डैमेज हुआ ड्यूरिंग डिलीवरी, फोर्सफुल डिलीवरी की आपने, या क्रैचेस की वजह से, कुछ भी वट एवर इट इज, उससे तो हाथ तो पूरा ठीक है, ये इतना हैंड ठीक है, बिल्कुल हाथ काम कर सकता है, लेकिन क्या है, ना एबडक्शन हो रहा है, ना एडक्शन हो रहा है, ना इसको फ्लेक्शन कर सकते हैं, ना एक्सटेंशन कर सकते हैं।
तो उसका क्या है, ये इट इज फिजियोलॉजिकल डेथ ऑफ द हेड, ठीक है। तो हम लोगों ने उसको दोनों चीजों से उसको असेस किया कि ये फिजियोलॉजिकल डेथ हो सकती है, एनाटॉमिकल डेथ हो सकती है। तो ड्यूरिंग सर्जिकल, एनी सर्जिकल और द पैरासर्जिकल इंटरवेंशन वी हैव टू टेक केयर ऑफ दीज मर्मो पॉइंट्स। यदि हम नहीं करते तो कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो यही इंफॉर्मेशन हमारे पास थी। अब आप समझ सकते हैं कि क्या है। राम और रावण का आपने युद्ध देखा, कहाँ पे मारा तीर, नाभि पे तीर मारा। क्यों मारा तीर आप जानते हैं। यदि स्टेप यहाँ करेंगे तो क्या होगा, इनिशियली स्किन विल बी देयर, स्किन के बाद फेशिया, फेशिया के बाद एंटीरेक्टल सीथ है, फिर क्या कहते हैं रेक्टाई मसल है, पोस्टर रेक्टल सीथ है, देन वी आर एंटरिंग इनटू द सीलोमिक कैविटी, ठीक है। यदि यहाँ चाकू मारेंगे तो इतने रेजिस्टेंस है। और यदि हम सीधे क्या कहते हैं अम्लाइकस पे इतना छोटा सा कोई भी इन्फेक्टेड आर्टिकल डालेंगे, डायरेक्टली इट इज गोइंग इनटू द सीलोमिक कैविटी, पेरिटोनियम में जा सकता है, मेजेंट्री को काट सकता है, स्मॉल इंटेस्टाइन को काट सकता है, या कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको मर्म कहते हैं। दूसरी चीज है, आपने सबने सुना है कि देयर इज अ डिमाइस ऑफ द लॉर्ड कृष्णा, भगवान श्री कृष्ण के पैर में तीर लगा था, उनसे मरे थे। तो वहां पे एक पॉइंट है, उसको इसी को मैं आप आज आइडेंटिफाई, किसी कोई मेरे पास वॉलेंटियर आ जाएगा, मैं उसको दिखाऊंगा कि कैसे ये यहाँ पे डेथ हो सकती है, इस पे चोट लगती है। तो ये कैसे इस पॉइंट को आइडेंटिफाई करते हैं, इसको तल हृदय कहते हैं। ये तल हृदय का मतलब क्या, हाथ और पैर में तल हृदय होता है। विद द हेल्प ऑफ दिस जस्ट यू कैन स्टिमुलेट एंड रेगुलेट द फंक्शन ऑफ द हार्ट एंड द ब्रेन, ठीक है। इंस्टेंट कर सकते हैं इसके इफेक्ट को। इसका एक मैं छोटा सा उदाहरण बताऊं। एक बार मैं से आज से 30 साल पहले हम लोगों ने एक को फ्रैक्चर, देयर वाज फ्रैक्चर ऑफ द बेस ऑफ द 5th मेटाटार्सल, और डिसलॉज नहीं हुआ था, तो उसको सिर्फ पीओपी किया। पहले हम लोग पीओपी जो प्लास्टर ऑफ पेरिस पाउडर की पट्टियां बनाते थे 30 साल पहले, उसी से पट्टी करते थे, ये बनी बनाई नहीं आती। तो उससे प्लास्टर करने के बाद कॉटन वॉटन पैड लगा के ठीक से प्लास्टर करके उसको घर भेज दिया। रात को 11 बजे 12 बजे मेरे पास फ़ोन आता है कि मुझे भयंकर पसीना, मेरे बेचैनी घबराहट हो रही है भयंकर, और मेरे पैर में भी तकलीफ हो रही है। हमने कहा दिन भर तक ठीक थे, क्या हुआ, ऐसे क्या हो सकता है, इसमें तो कुछ किया ही नहीं हम लोगों ने, कोई रिडक्शन नहीं किया, सिंपल पीओपी कास्ट दिया और उसको प्लास्टर कर दिया। तो आपको कहा कि जस्ट यू हैव टू कम आफ्टर 21 डेज। लेकिन कहने लगा बहुत परेशान हूँ। तो मैंने कहा भाई इस समय आप तो ना मेरे पास, आपको इंस्टेंटली आप उसको काट लीजिए। पर हमने कहा आपने किया क्या इसमें। उन्होंने कहा कि इसमें अंदर खुजली बहुत हो रही थी, तो क्या किया उन्होंने, जो स्केल होता है फीटा, उससे अंदर डाल के सामने से खुजाया। तो जो कॉटन होती है, कॉटन कलेक्ट कहाँ हुई, बिटवीन दैट, उस पॉइंट के ऊपर, और पॉइंट के ऊपर जब इतनी सारी कॉटन कॉम्पैक्ट होकर इकट्ठी हो गई, उसका प्रेशर ऊपर से भी प्रेशर, नीचे से भी प्रेशर, उसके बाद उनको हार्ट के सिम्टम होने लगे। एंड आफ्टर दैट जैसे ही उसको हम लोगों ने कहा कि इस समय बिना हमसे पूछे किसी से इसको कटवा लीजिए, और कटवा के जैसे ही काटा तो उसके बाद वो सिम्टम्स रिलीफ हो गए। तो इसका मतलब क्या है, दीज पॉइंट्स आर डायरेक्टली रिलेटेड विद द हार्ट एंड द ब्रेन, ठीक। तो ये इसको आप कोशिश करके देख लीजिए। बहुत सारी चीजें जो समझ में नहीं आती वो इन चीजों से हमको समझ में आने लगी। तो ये हमें लगा कि ये जो हम पढ़ते हैं, हमारी किताबों में लिखा है कि महर्षि सुश्रुत ने लिखा है कि यहाँ पर चोट लगेगी तो आदमी की डेथ हो सकती है, तो कहाँ कुछ कोई रेफरेंस है, तो रेफरेंस हमें मिला कि भगवान श्री कृष्ण के पैर। ना अनदर एग्जाम्पल, क्रूसिफिकेशन ऑफ द जीसस क्राइस्ट। तो इनको क्या किया, इनको मारा तो नहीं, इनको ना जहर दिया ना कोई गोली मारी, हाथों में क्या किया, हाथों और पैरों में क्रूसिफाई कर दिया, कील ठोक दी। तो कील ठोकने से हाथ और पैर, आप जानते हैं भाई कितनी इंजरी होती है, हम लोग ठीक कर लेते हैं, मल्टीपल इंजरीज होती है, सब कुछ ठीक होता है, लेकिन आदमी जिंदा रहता है। कोई ऑपरेशन करते हैं, एम्पुटेशन, जस्ट वी आर डूइंग द एम्पुटेशन, हाथ भी काट रहे हैं हम लोग, फिंगर काटते हैं, एम्पुटेशन हम लोग भी करते हैं, पैर काट के गैंग्रीन है तो हटा देते हैं, मरीज नहीं मरता। बट दिस स्पेसिफिक पॉइंट इज वेरी डेंजरस, ठीक है। तो ये समझने की जरूरत है, और इससे कैसे हम लोग उपचार कर सकते हैं। एंड तल हृदय मर्म में क्या क्या जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स है, ये इंजरी टू द मणिबंध मर्म, ये जो रिस्ट है वो कैसे, हाउ इट इज इम्पोर्टेंट एंड हाउ दिस मर्मा इज इंक्रीजिंग द कैपेबिलिटी ऑफ द ब्रेन, कैसे हम इसके माध्यम से कर सकते हैं। तो ये एक आपने और एक उदाहरण सुना है, किसका है, श्रवण। उसका कहाँ पे तीर लगा था, यहाँ पे तीर लगा था। किसका तीर लगा था, दशरथ। तुरंत तीर निकाला, तुरंत खत्म हो गया एकदम। यहाँ पे तीर लगा था, यहाँ पे स्थपनी मर्म है, और इसके लिए कहा गया कि विशल्यग्न मर्म, इट इज फेटल आफ्टर द रिमूवल ऑफ द फॉरेन बॉडी। यदि इसका तीर नहीं निकाला जाता और स्पॉन्टेनियस हीलिंग होती, 1-1.5 महीने के बाद वो धीमे धीमे पीछे से हील होते होते अपने आप गिर जाता, तो वो मरता नहीं।
इंस्टेंट निकालने के बाद इंस्टेंट डेथ पॉसिबल है, तो उसको विषैल्य मर्म कहा। तो हमने देखा कि ये बहुत सारे रेफरेंसेस हमें मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या, ये काम करती हैं दवाइयों में, इसका हम मेडिसिनल यूज कर सकते हैं, इसका थेरेप्टिक यूज कर सकते हैं। तो दीज एग्जाम्पल्स गिवन द एक तरह से इनिशिएटिव टू वर्क विद दिस साइंस, इन्हीं चीज़ों ने हमको इनिशिएटिव दिया कि भाई ऐसे इसके साथ काम किया जा सकता है। बहुत पुरानी, लाखों साल पुरानी बातें मैंने कही, हजारों साल पुरानी बातें कि मैं अभी रिसेंट बता रहा हूँ। फिलिप ह्यूज को सभी लोग जानते हैं। इसकी डेथ कैसे हुई, एक बाउंसर लगा, ही डाइड सिडनी प्ले ग्राउंड पे, खत्म वहीं, ठीक है। बाहर से कोई देयर वाज नो आउटसाइड इंजरी, अंदर यहाँ पे चोट लगी कनपटी पे, ही डाइड। वही स्थान जो मैंने बताया कि ये कनपटी मार्ग का, यहाँ पे शंख मर्म होता है। हमने देखा यार ये भी ये तो नई चीज है, पुरानी चीज, चलो हम पुरानी बातों को मानते हैं, नई चीज को देख रहे हैं, तो ये नई चीज में भी ये सही है कि मर्म पर चोट लगती है तो व्यक्ति की मौत होती है। और अनदर एग्जांपल इज रमन लांबा, इंडियन क्रिकेटर, आजकल आईपीएल चल रहा है तो हम लोग सारे क्रिकेटर को जानते हैं। आज किरमानी जी की डेथ हो गई है, आप लोगों ने सुना होगा, सैयद किरमानी, ये रमन लांबा, तो इसके भी यहाँ चोट लगी और ये ढाका में वही डेथ हो गई इसकी, बाहर से कोई चोट नहीं, ठीक है, बाउंसर लगा और इसकी डेथ हो गई। तो आप समझ सकते हैं कि एज वी नो द एक्सटेंट इन मैनी एक्सीडेंटल केसेस, सम पीपल डाई विदाउट मैसिव आउटसाइड इंजरीज, बट सम पीपल गेट एक्सटेंसिव आउटसाइड इंजरीज, दे बिकम हेल्दी आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट, ठीक है। होता ही है, देखते हैं कि मल्टीपल फ्लायल चेस्ट हो गई है, रिब्स टूट गई है, ठीक है, कई रिब्स टूट, फ्लायल चेस्ट होती है, बड़ी मुश्किल से होती है। हम लोग फ्लायल चेस्ट में आप न तो स्टेपिंग कर सकते हैं, बड़ी मुश्किल से इंटरनल फिक्सेशन कर नहीं सकते क्योंकि उसकी सुविधा नहीं है। तो दूसरी टेक्निक हम लोगों ने निकाली, टेप के छोटे छोटे टुकड़े लगा के, जैसे मिस्त्री दीवारों को रोकता है वैसे हम लोगों ने एक टेक्निक डेवलप की है कि कैसे टेप को किससे ऊपर लगा के कहाँ से उसको फ्लायल चेस्ट को रोकना है, ठीक है। दूसरी चीज क्या बताइए कि यदि फ्लायल चेस्ट को रोकना है तो तेल जो होता है ना, तेल, ऑयल को आप एक टब बना लीजिए, उसमें लिटा दीजिए, तब तक वो उसका एक्सपेंशन नहीं होगा, वो मतलब वो हिलेगी नहीं, पूरे तेल में यहाँ तक उसको एक उसमें तेल में भर दीजिए, चेस्ट वाले इतने उसमें लिटा दीजिए और उसमें तेल भर दीजिए, तो वही प्रोसेस है। उसके अलावा बिना इंटरनल फिक्सेशन के लिए फ्लायल चेस्ट का कोई उपचार नहीं। तो ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं कि वो भी व्यक्ति ठीक हो जाता है क्योंकि उसके मर्म ठीक रहते हैं। तो हम कहते हैं इट मीन्स व्हेन द वाइटल पॉइंट्स आर इंजर्ड पर्सन डाइज, ठीक है, एंड दीज पॉइंट्स आर द इम्पोर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ह्यूमन बीइंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपने बहुत सारे केसेस आप लोगों के पास तो रोज आते होंगे इमरजेंसी, किसी को दिखता है कि बहुत सारी चोटें हैं फिर भी ठीक है, और किसी को दिखता है कि बाहर से कोई चोट नहीं, गिरा और उसके बाद उसके बाहर कोई चोट नहीं है, ही डाइड। तो ये समझ सकते हैं कि ये मर्मा का ही कंसेप्ट है कि भाई मर्म पे चोट लगती है तो ये खतरनाक होती है, नहीं मर्म ठीक है तो ईच एंड एवरीथिंग इज नॉर्मल। अब हम लोग कहते हैं कि मर्मा साइंस एंड मर्मा थेरेपी इज द ओल्डेस्ट वे ऑफ द हीलिंग इन द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति यदि कोई हो सकती है, ना तो आयुर्वेद है, ना योग है, ना एलोपैथी है, ना कोई चीज है। ये क्या है, ये सिस्टम जब से है तो हर व्यक्ति में एक ही सिस्टम है, आप में भी वही सिस्टम है, मुझ में भी, अमेरिकन में भी, पाकिस्तानी में भी, चाइनीज में भी वही सिस्टम। तो जितनी भी मेडिकल साइंस है, हम 5000, 10,000, अरेबियन सिस्टम को 14,000, 1400, मॉडर्न मेडिकल साइंस को 300, होम्योपैथी को 150, ये सारी चीजें मानते हैं। तो हम कहते हैं कि मर्मा साइंस एंड द मर्मा थेरेपी इज यूनिवर्सली सस्टेनेबल मेडिकल सिस्टम। ये पहले भी था, आज भी और आगे भी रहेगा। और इसके लिए क्या चीज की जरूरत है, एक ऐसा आदमी जिसमें 107 मर्म स्थान हो, वो भी जिंदे, कैडेवर में नहीं। आप समझ लीजिए 107 तो कैडेवर में भी होंगे, लेकिन वो जिंदा होना चाहिए। और दूसरा कौन होना चाहिए, जो उस मर्मों को जाने कि भाई ये मर्मा की लोकेशन ये है, उसको ट्रीट करने के लिए इसके अलावा कोई सिस्टम की जरूरत है। देयर इज नो नीड ऑफ एनीथिंग फॉर दिस काइंड ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक है। मर्मा साइंस हैज ऑलरेडी बेनिफिटेड थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट विद द अमेजिंग रिजल्ट्स इन डिफरेंट इनक्योरेबल डिजीजेस। तो हम लोग ये चाहते हैं कि इसको क्या करना है कि इट इज ए नॉन सर्जिकल, नॉन मेडिसिनल ऑप्शन। इसमें कोई सर्जरी की जरूरत नहीं है, कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं जिन केसेस है, एंड it is reaching the poorest strata and curing all kind of the neurological bone and the जो जितने joint disorders हैं उनको तुरंत ठीक करता है, एकदम उसका परिणाम आपको मिलते हैं। A number of common diseases like hypertension, diabetes, painful knee disease can also be easily treated by the मर्मा therapy। देखिए common disease हम उसको कहते हैं जो common तो है but the management is not common। समझ रहे हैं मेरी बात, कोरोना इज वेरी कॉमन डिजीज ना, कि सबको हो रहा है, लेकिन उसका मैनेजमेंट कॉमन है नहीं है, सामान्य नहीं है। डायबिटीज बहुत कॉमन है,
लेकिन क्या उसका मैनेजमेंट कॉमन है? नहीं है। हाइपरटेंशन बहुत कॉमन है, लेकिन क्या उसका मैनेजमेंट कॉमन है? नहीं है। तो उन सारी बीमारियों के लिए भी यदि हम मर्म चिकित्सा का सहारा लेते हैं तो वी कैन गिव वेरी गुड रिजल्ट्स इन ऑल दीज कंडीशंस। हम मर्मा थेरेपी को कहते हैं, जैसे आयुर्वेद के लिए कहते हैं भाई आयुर्वेद की दवाई खाएंगे तो अब खाएंगे तो तब होगा, कब होगा ये हमें नहीं पता, है ना, ठीक है, इंस्टेंट रिस्पॉन्स नहीं। तो मर्मा साइंस इज इंस्टेंट वे ऑफ हीलिंग, इट इज परमानेंट, इट इज नेचुरल, इट इज नॉन इन्वेजिव वे ऑफ हीलिंग, ठीक है। तो 4 चीजें हम लोग इसको कहते हैं मर्म चिकित्सा के लिए, और इसके परिणाम भी तुरंत दिखाई देते हैं। इसको हम आप लोगों को बताने की कोशिश करें। तो व्हाट इज द रियल सॉल्यूशन फॉर द हेल्थ? आप समझिए कि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ये हम लोगों के चाइनीज स्टूडेंट हैं, तो अब जो सब लिखा हुआ देख रहे हैं उससे चाइनीज में जो झोपड़ी ओपड़ी दिखाई दे रही है ना, लिखे हुए वो झोपड़ी सब चाइनीज में लिखी हुई है। तो चाइनीज बच्चे का ही पेट है, चाइनीज स्टूडेंट है, उसका पेट है, उसी पे ये फोटो हमने बनाई है और लिखा किसी चाइनीज बच्चे ने है जो स्टूडेंट है, और चाइनीज में ही सारे लिखे गए हैं। इसमें झोपड़ी ओपड़ियाँ दिख रही हैं छोटी छोटी बना के, वो उसी ढंग से लिखते हैं। अब ये जो सारी चीजें हम लोग करते थे, जब भी आपने देखा होगा कि हम लोग हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो क्या करते हैं? शिखा बंधन करते हैं। यहाँ से जस्ट वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दिस, जहाँ पे हम चोटी रखते हैं उस जगह से शुरू करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? डिफरेंट पार्ट्स को हम लोग टच करते हैं, अंगन्यास और करन्यास करते हैं। ये यूजल करते हैं, ये 3 बार किया जाने वाला काम था। माताएं यहाँ पे बिंदी लगाती हैं, यहाँ पे सिंदूर लगाती है, तो उसका एक स्पेसिफिक पैटर्न है, क्यों लगाते थे? उसका एक कारण कि कैसे हम इन पॉइंट्स के माध्यम से अपने शरीर को ठीक रख सकते हैं, उसका एक हिसाब था। शंख बजाने की प्रक्रिया थी, तो कम से कम गले में 14 पॉइंट्स ऐसे होते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑल ब्रेन फंक्शंस, उनको स्टिमुलेट करने का एक प्रोसेस था कि शंख बजाने की प्रक्रिया होती थी, रोज 3 बार शंख बजाते थे, इसलिए इसको किया जाता था। एंड अभी तक दुनिया के इतिहास में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि जो सबके लिए बढ़िया हो सके। भाई कहीं पे एलोपैथी है, कहीं पे आयुर्वेद है, कहीं पे होम्योपैथी है। कोई ये सिस्टम क्या हो सकता है कि सबके लिए हो सकता है, कि कहीं भी किसी के लिए कोई जरूरत ही नहीं, आदमी सब जगह है तो उसके लिए। तो हम लोग कहते हैं देयरफॉर द फर्दर डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ सच ए वैल्यूएबल वैदिक मेडिकल सिस्टम इज द नीड ऑफ द आवर। इस समय यदि हम सबके लिए हेल्थ फॉर ऑल की बात करें, तो यदि हम इन चीजों को की हेल्प लेते हैं अपनी मेडिकल साइंसेस के साथ, तो इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। अब ये यूनिवर्सल जो सस्टेनेबल मेडिकल सिस्टम है, जिसको हम मर्मा थेरेपी कहते हैं, और देखिए हम फिर कहते हैं कि इन मॉडर्न मेडिकल साइंस वेयर बिलियंस ऑफ डॉलर्स आर इन्वेस्टेड इन द डायग्नोस्टिक टूल्स, लेबोरेटरी टेक्निक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, बट द नेट गेन इन टर्म्स ऑफ द ट्रीटमेंट इज वेरी लिमिटेड। हम सभी जानते हैं कि ये होता है, और ये हम कहते हैं कि इंस्ट्रूमेंट डिपेंडेंट मेडिकल साइंस है, और इंस्ट्रूमेंट मेडिकल डिपेंडेंट साइंस में डायग्नोसिस भी उससे, ट्रीटमेंट भी उससे, आज तो रोबोटिक सर्जरी भी उसी से हो रही है, सारी चीजें होती हैं। एंड अब ये दूसरा सिस्टम जो हमारे पास है वो क्या है? सेल्फ डिपेंडेंट पावर ऑफ हीलिंग है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं मर्मा को? सेल्फ डिपेंडेंट पावर ऑफ हीलिंग। कल सचिव साहब कह रहे थे, चीफ सेक्रेटरी साहब कह रहे थे कि ईच एंड एवरीथिंग इज गवर्न्ड बाय द नर्वस सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं कि नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम तो 2 होते ही है, इससे ऊपर एक सिस्टम होता है, दैट इज द सिस्टम ऑफ द मर्मा। With the help of the stimulation of मर्मा we can regulate the function of the brain as well as the whole endocrine system and the whole body, ठीक है। उसको भी आप कर सकते हैं। तो इसको आप देख सकते हैं कि in reference to the health solutions, the power of self healing inherent in the human body in terms of the 107 मर्म स्थान in the existence of all human beings। तो 107 नंबर आपको याद करना है कि 107 मर्म होते हैं। ये बहुत जरूरी है कि मर्म स्थान कितने होते हैं? 107 होते हैं शरीर में। अब इसको हम कहते हैं इट इज द पावर ऑफ द सेल्फ हीलिंग है। एंड कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? बड़ा सरल है। आपने देखा होगा कि जब भी हम एक गाड़ी खरीदते हैं तो एक स्टेपनी फ्री मिलती है, ठीक है। स्टेथोस्कोप खरीदते हैं तो क्या करते हैं? एक हमारे पास ईयर पीस मिलता है और एक चेस्ट पीस मिलता है, फ्री मिलता है। जब कोट खरीदते हैं तो उसमें 2 बटन फ्री में मिलते हैं, अंदर मिलते हैं। तो इसमें इन्होंने क्या किया, भगवान ने 4-4 दिए हैं, एक, ठीक है। यदि किसी का 1 हाथ नहीं तो रिमेनिंग 3, किसी के 2 हाथ नहीं तो रिमेनिंग 2, ठीक है। कई जगह ऐसी चीजें हैं कि जहां 4-4 है एक, एंड इट इज द रिमोट सेंसिंग टेक्निक। हम इसको क्या कहते हैं?
रिमोट सेंसिंग टेक्निक का मतलब क्या है कि दूर से हम किसी चीज को करें, जैसे कि कंप्यूटर पे विद द हेल्प ऑफ दिस कीबोर्ड जस्ट वी आर डीलिंग विद ए लॉट ऑफ प्रोग्राम्स, ठीक है, इस कीबोर्ड से कर रहे हैं हम उन प्रोग्राम्स को डील कर सकते हैं। इन सेम वे वी आर प्रेसिंग ओवर हियर एंड वी आर स्टिमुलेटिंग द फंक्शन ऑफ द ब्रेन एंड द हार्ट, ठीक है। ऐसे बहुत सारी जगह पे हम लोग इसको कर सकते हैं, इसको रिमोट सेंसिंग टेक्निक हम लोग इसको कहते हैं। ये क्लासिफिकेशन है, कैसे होते हैं, कहाँ होते हैं, तो आप समझिए कि कहाँ होते हैं। गर्दन से ऊपर, यहाँ से ऊपर कितने होते हैं? 37, ठीक है। लास्ट में एक क्वेश्चन पेपर भी सीएस साहब ने कहा है कि हम आपको एक क्वेश्चन पेपर भी दें जिससे कि हमें पता लगे कि भाई आप लोगों ने कितने इंटरेस्ट से उसको पढ़ा है। बताएंगे किसकी? अभी बताते हैं, अभी बताते सब एक एक चीज एनाटॉमिकल, अभी सब 100% एनाटॉमिकल बताएंगे आप, ठीक है। कैसे बताते हैं उसका उसी की चर्चा हम आगे करते हैं, ठीक है। तो इसमें इसलिए इन सारी चीजों को थोड़ा थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, क्योंकि इसमें जो हम आप लोगों को एक क्वेश्चन पेपर, इट इज नॉट ए क्वेश्चन पेपर, इट्स अ रिमाइंडर कि भाई आप उसको कितना रिमाइंड कर पाए हैं उसके लिए जानने के लिए, ठीक है। तो ये नेक एंड हेड में अबाउट द क्लेविकल, देखिए क्लेविकल के ऊपर कितने होते हैं। अब देखिए एनाटॉमी कैसे होती है, मैं आपको एनाटॉमी इसकी बताऊं कि हाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर आज अभी तक आपने एनाटॉमी को इस ढंग से नहीं पढ़ा होगा। अब ये क्या है? एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट है, ठीक है। यहाँ एक्रोमियन है और ये एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट हो गया, और ये क्या हो गया? स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। तो स्टर्नम है। अब यहाँ स्टर्नल नोज पे आप अंगूठा रख के आप सब लोग इसको देख लें। देखिए एनाटॉमी का एक ग्रेज से अलग मैं आपको दिखा, यहाँ से रख के देखें जरा सा, सब लोग एक बार देखें प्रैक्टिकल। ये यहाँ रख के देखिए, ये कहाँ पे आ रहा है? जीपी स्टर्नम पे, देख रहे हैं? जीपी स्टर्नम पे है, पूरा फैलाइए। अब यहाँ पे जीपी स्टर्नम पे अंगूठा रखिए और फिर डालिए, ऐसे रखिए पक्का। मोटे आदमी ट्राई ना करें, है ना? नहीं आएगा उनका 4 इंच ऊपर रहेगा, ठीक है। अब अम्बलाइकस में डालिए एंड जस्ट सिम्फाइसिस प्यूबिस, ठीक है। इसका मतलब क्या है? आपने 3 बार। अब और मैं यदि आपको दिखाऊं तो ऐसी एनाटॉमी ग्रेस ने तो नहीं लिखी जो आप ये एनाटॉमी हम लोग जो बताते। क्या करना है आपको? ये रीनल एंगल दिख रहा है आपको, रीनल एंगल है, रीनल एंगल दिख रहा है। तो रीनल एंगल है तो यहाँ की ये मिड लाइन से 4 अंगुल की दूरी पे, अपनी 4 अंगुल की दूरी पे, यहाँ से मिड लाइन से 4 अंगुल की दूरी। अब 4 अंगुल की दूरी पर आपने इस अंगूठे को ऐसे रखना है और बीच की अंगुली को ऐसे रखना है, ठीक है। तो इट इज द प्लेस फॉर द मैकबर्नीज पॉइंट। 1 मिलीमीटर भी अंतर हो तो जो मर्जी कह दीजिए। अम्बलाइकस, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, मीडियल 2/3 एंड द लेटरल 1/3 जंक्शन ऑफ द वर्ड, ठीक है। ये क्या है? कहीं लिखा है? कोई कर सकता है? नहीं कर सकता, ठीक है। ये इसको क्या कहते हैं? मैकबर्नीज पॉइंट, ठीक। समझ रहे हैं हमारी बात? तो यहां से हमने क्या किया? ये मिड लाइन से 4 अंगुल अवे एट द रीनल एंगल, ठीक है, पोस्टोवर्टिबल एंगल। और यहां देख सकते हैं जस्ट यहां पे मिडिल फिंगर आएगी तो ये इट विल बी जस्ट ओवर द मैकबर्नीज पॉइंट। देख लीजिए अम्बलाइकस है, ये एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है। एक इमेजिनरी लाइन खींचिए, मीडियल 2/3 एंड द लेटरल 1/3 जंक्शन, और बीच की उंगली कहाँ पे? उसी जगह पे। नाप के देख लेना सब आप लोग अपने अपने जब आप अपने रूम पे जाएं तो जरूर इनको नाप के देखिएगा, ठीक है। तो आपको एनाटॉमिकली समझ में आएगा कि कैसे, हाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। तो ये मैकबर्नीज पॉइंट है। दूसरी चीज और आपको बताएं, ये चीज मैंने आपको बताई, ये क्या किस लिए बताई कि भाई ये आप इसको समझ पाए कि हाउ एनाटॉमिकली जस्ट वी आर कंसीडरिंग ऑल दीज थिंग्स। इसको कैसे हम लोग जान रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं, ठीक है। ये चीज हो गई। तीसरी चीज एक और एनाटॉमी की बहुत महत्वपूर्ण है। आप यहां से हाथ लगाएंगे, नापिए यहां से यहां तक कितना, ठीक। अब यहां पे एक गड्ढा, यहां से यहां तक नापिए कितना, ठीक है। सब नपा हुआ, ईच एंड एवरीथिंग इज। इसको कभी अब हम लोग लिख रहे हैं, ये दून मेडिकल यूनिवर्सिटी के कॉलेज के कुछ प्रोफेसर्स भी हमारे साथ, हम लोगों ने कहा कि इकट्ठा एक एनाटॉमी का हम लोग साथ साथ अभी हम लोगों ने प्रत्याशा 23 किया। करीबन 500 बच्चों को तो लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन कराया पूरा एनाटॉमी का, डायरेक्ट डिसेक्शन का, 20 कैडेवर के साथ, विद 20 कैडेवर्स के साथ हम लोगों ने पूरे अपने 23 आयुर्वेदिक कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए 3 दिन का ये डिसेक्शन का पूरा हम लोगों ने प्रोग्राम किया। और उसी में हम लोगों ने इस एनाटॉमी को भी डिस्कस किया कि भाई इस ढंग से भी एनाटॉमी को आप
समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि कैसे हाउ इट इज इम्पोर्टेंट। दूसरी चीज, अब आप लोग कहते हैं भाई इसकी कमर पतली है, इसकी कमर पतली है, इसकी तो बहुत कमर मोटी है कंसेप्ट है ना कि इसकी कमर बिल्कुल पतली है, इसकी ऐसा आप लोग जानते, पर आपको पता है कि कमर कितनी होती है? कमर 4 अंगुल की होती है। नापा कभी आपने? अब मैं आपको एक ढंग बताता हूं क्या करना है। जस्ट यू हैव टू पुट 4 ऐसे अंगुली को रखिए, जो 12th रिब है, 12th रिब के नीचे रखिए यहाँ, और इलियक क्रस्ट के बीच में रखिए। तो सबके बीच में कितना जगह है? सबकी 4 अंगुल है। तो कोई कॉम्प्लेक्स में ना रहे। नाप के देख लीजिए, बड़ी छोटी हो तो ठीक करा। आप नाप के देख लीजिए, देखिए, पुट योर फिंगर्स ओवर हियर। ठीक है, ठीक है। तो ये इसको हम लोग कहते हैं शरीर रचना। शरीर रचना क्या? हर व्यक्ति की रचना उसके हिसाब से, लेकिन एक पैरामीटर के साथ, किसी के साथ भेदभाव नहीं कि किसी को ज्यादा बड़ा दिया, किसी को छोटा दिया, किसी को ऐसा नहीं कि किसी को एक हाथ लंबा दे दिया, एक हाथ छोटा दे दिया, ऐसा नहीं। सबको एक जैसा ऊपर वाले ने दिया। तो इसको एनाटॉमी को जब हम इस ढंग से समझ पाए, तभी हमको ये मर्म चिकित्सा समझ में आई कि भाई ये हाउ इट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है। तो एनाटॉमी के लिए डॉक्टर साहब ने पूछा कि एनाटॉमी के लिए कैसे जानते हैं, तो उसके संदर्भ में मैंने ये 2-3 एग्जाम्पल आपको दी। तो आपने समझ लिया कि कैसे कैसे होता, क्या परसेंटेज है, कितने मर्म कहाँ होते हैं। अब 107 मर्मों से घबराने की जरूरत नहीं। ठीक है, क्यों घबराने की जरूरत नहीं है? यदि 107 को लगभग 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया? 25-26। ठीक है, तो 25 तो हमने तुरंत घटा दिया। लगभग कोई 4 है, कोई 3 है, कोई 2 है, कोई 5 है, तो लगभग 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने मर्म हो गए? 25 मर्म। 25 में से 5-7 ऐसे हैं जिनको छूना नहीं है, खतरनाक है, उनको हम बताते नहीं है। पता लगा उसी को दबाने लगे और कोई निकल गया। ठीक है, तो उसमें करने वाला भी है और बताने वाला भी है। ठीक है, तो वो नहीं बताते उसको हम लोग, बिकॉज दे डोंट हैव द क्लिनिकल एप्लीकेशन। उसका क्लिनिकल है, हम जानते हैं कि हमें क्या करना है, उसको दूसरे ढंग से हम बताते हैं कि जस्ट यू हैव टू pour few drops of the almond oil and then you have to rub over this region। ऐसे ऐसे करना, इस जगह पे ऐसे लगाना, उसको ऐसे बताते हैं। उसको ये नहीं बताते इसको दबाना या इस पे कुछ और कुछ करना है, तो उसको, और ये भी नहीं बताते कि इसको क्यों करना है, क्या करना है। पता लगा उसको कुछ समझ में आ जाए तो आगे बढ़ के कुछ करने लगे तो मतलब हम तो कह रहे हैं कि भाई बैक में खेल, वो फॉरवर्ड खेलने लगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग नहीं करते। तो आप समझ सकते हैं तो कितने मर्मों की जरूरत होती है? मुश्किल से 15 मर्मों की जरूरत होती है, जिससे आप ईच एंड एवरीथिंग यू कैन डील ईच एंड एवरीथिंग। IENT से संबंधित कितने लोग हैं? हैं आप हैं और 2 लोग हैं। आपसे ही शुरू करेंगे, आपसे शुरुआत करेंगे। पहले एक जर्नल पॉइंट से, के बाद आपसे शुरुआत करेंगे आपकी बीमारियों से, क्योंकि सारी चीजें तो अभी नहीं पूरी हो पाएंगी। आफ्टर दैट ये सिर्फ इसका ग्राफिक प्रेजेंटेशन है। According to Ayurveda, there is a system of marma is also inherent in the human being। हम कहते हैं कि जितने सिस्टम है हमारे पास, रेस्पिरेटरी है, हमारे पास सर्कुलेटरी है, हमारे पास एक्सक्रीटरी है, सारे सिस्टम्स है, एंडोक्राइन है, उसमें अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा there is a system of marma is also present in the human body which regulates the all body and the brain functions। सारी चीजों को हम उससे रेगुलेट कर सकते हैं। By the stimulation of these points one can treat a number of diseases। बहुत सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। अच्छी खासी सर्जरी की प्रैक्टिस छोड़ के मैं इस पागलपन में उतर आया। लोग पहले बहुत गाली देते थे हमको कि बिल्कुल नालायक आदमी। हमारे साथ वाले बगल में प्रोफेसर बैठ के कहते थे किल्ली ठोकने से कुछ होता है क्या? ठीक है, हमारे साथ के। मैं BHU का स्टूडेंट हूँ, मैं 91 से इस पे काम कर रहा हूँ, एंड आई हैव डिलीवर्ड फर्स्ट लेक्चर इन BHU इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज in 2016। ठीक है, अपने भी इंस्टीट्यूशन में, क्यों वो भी क्या, वो जो डीन है मेरा साथी था, कहने लगे यार तुम दुनिया भर में मर्म करते हो, कभी हमारे यहाँ भी आए हो। उसने भी ठीक से नहीं बुलाया हमें, ठीक समझ में? ठीक है, दुनिया वाले तुझे बुलाते हैं, कभी तुम इधर नहीं आते हो। मैंने कहा तुम बुलाओगे, तुम्हारे पास गए, क्यों नहीं गए हम उनके साथ? बताइए। हम उनके साथ इसलिए नहीं गए
कि हमने भी वही चीज पढ़ी थी जो उन्होंने पढ़ी थी, और एक ही इंफॉर्मेशन हमारे पास थी कि इन चीजों को छू मत देना, यदि इनको छूने से ये सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। वो कहने लगे बहुत दिमागदार बनते हो क्या अपने को, यही तो है भाई। जिस किताब पर इबारत लिखी हुई हो, जिस पेज भरा हुआ हो, उस पर आप लिख सकते हो, कुछ नहीं लिख सकते। तो हम लोगों ने क्या किया, अपने नए स्टूडेंट्स के साथ काम करना शुरू किया, एंड वी हैव स्टार्टेड वर्किंग विद द स्टूडेंट्स ऑफ द योगा, योग के विद्यार्थियों के साथ। तो उनको ये सिखाया कि भाई whenever you are adopting any posture, body posture, ultimately you are stimulating some specific point of the body। जैसे कि हमने आपको बताया कि पद्मासन पे बैठते हैं तो एड़ियां हमारे इनग्वाइनल, मिड ऑफ द इनग्वाइनल को टच करती है, एंड दीज 2 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द फर्टिलिटी ऑफ ए पर्सन। ठीक है, यदि वहां चोट लगेगी तो स्पर्मेटिक कॉर्ड कट जाएगी, ब्रॉड लिगामेंट कट जाएगा, तो सारी चीजें वहीं से क्रॉस हो रही है। ठीक है, समझ रहे हैं? तो इसलिए हम जानते हैं कि भाई इसको ट्रीट करने के लिए क्या करना है, इसको स्टिमुलेशन करना। तो रिट्रोग्रेड जब हमने काम करना शुरू किया तो हमें तो दिखाई देने लगा, उनको दिखाई देने लगा कि ये तो बेवकूफी है। उनको दिखाई देने लगा कि ये तो पेड़ की जिस डाल पे बैठा है उसी को काट रहा है, और हम उन्हें ये नहीं पता कि हम कहां से बैठ के काट रहे हैं। समझ रहे हैं हमारी बात? तो ये जब आउट ऑफ द बॉक्स आप काम करते हैं तो निश्चित रूप से आपको ये सारी चीजें सुननी पड़ती हैं। लेकिन जब हमें पता है कि हमारे मरीज हमको कह रहे हैं कि हाँ ये ठीक हो रहा है, और उसको हम लोगों ने साइंटिफिकली देख लिया पूरा, जब हम लोगों ने पूरा सिस्टम बना लिया, प्रोटोकॉल बना लिया, उसका प्रोसेस डेवलप कर लिया, एनाटॉमिकली हम लोग उसको फुल प्रूफ कर लिया, सर्जिकली उसके 50 केस हम लोगों ने उसको एक तरह से रजिस्टर्ड कर लिए, उसके बाद हम लोगों ने इसको कहना शुरू किया कि भाई ये काम करती है, और तब इसको लोगों ने स्वीकार किया। अब ये देयर इज अ सिस्टम ऑफ द मर्मो पॉइंट। अब आप समझ सकते हैं कि ऑल मर्मो पॉइंट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द बॉडी, कहीं भी शरीर के विभिन्न हिस्सों में ये मर्म के बिंदु हैं। अब ये कहा जाता है कि 11, इसमें देखिए एक एक्सट्रीमिटी में 11, दूसरी एक्सट्रीमिटी में 11, अपर में 11, तो 44 हो गया। 11 into 4 इसका मतलब क्या हुआ 44,